तो सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक आईआरसीटी के साप्ताहिक वेबिनार में इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और जैसा आपको पता है कि हम महीने में एक वेबिनार करते हैं अपने सर वीएस नायपॉल बुक क्लब के अंतर्गत, जहां पर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक पुस्तक। और हमारा प्रयास रहता है कि 1 से 1.5 घंटे में हम उस पूरे पुस्तक के बारे में आपको समझाएं और उसके बारे में हम चर्चा करें। तो इसी कड़ी में इस बार वापस पुनः हमारे साथ राजीव भैया जुड़े हैं। मैं पुस्तक के बारे में या कुछ भी अभी डिटेल्स नहीं दूंगा, और मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आएं और उसके बारे में बताएं कि उन्होंने वो यह पुस्तक क्यों चुनी। तो राजीव भैया, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड ओवर टू यू। नमस्कार। सर वीएस नाइपॉल बुक क्लब की इस प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज यह यह स्टैंडर्ड है। इसके बारे में हम सभी पहले से भी बात कर चुके हैं। दीज आर द ग्राउंड रूल्स। और इस बार मैं प्रयास करूंगा, टाइम इज इम्पॉर्टेंट, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं 45 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन समाप्त कर दूं, जिससे कि चर्चा का पार्टिसिपेशन का अवसर मिले, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज के विषय में लोगों के पास संभवतः कहने को बहुत कुछ होना चाहिए। आज जो पुस्तक है उसका नाम है द ट्रू बिलीवर। यह पुस्तक 1951 में प्रकाशित हुई थी। अमेरिकी अ, लेखक और सामाजिक विचारक, सोशल थिंकर एरिक हॉफर की क्लासिक गिनी जाती है। और यह पुस्तक भारत के बारे में नहीं है, लेकिन इस पुस्तक को चुनने में मेरी विशेष रुचि इसलिए रही क्योंकि मुझे यह बहुत ही प्रासंगिक पुस्तक दिखाई दी। द ट्रू बिलीवर, थॉट्स ऑन द नेचर ऑफ मास मूवमेंट्स। किसी भी जन आंदोलन का चरित्र क्या होता है, उसका मनोविज्ञान क्या होता है, उसमें किस प्रकार के लोग भाग लेते हैं, उनको कौन सी चीजें प्रेरित करती हैं, और वे अलग अलग लोग, अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग, अलग अलग प्रेरणा से एक जन आंदोलन में भाग लेते हैं। जब जन आंदोलन अपने एक्टिव फेज में होता है तो उसका व्यवहार क्या होता है। मूलतः यह पुस्तक जन आंदोलनों के एक्टिव फेज से जुड़ी हुई है। जन आंदोलन का अर्थ यहाँ बहुत विस्तृत रूप में लिया गया है। रिलीजियस हो सकते हैं जन आंदोलन, जैसे इस्लाम या अपने अर्ली स्टेज में क्रिश्चियनिटी एक जन आंदोलन की तरह निकला था। पॉलिटिकल हो सकते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट हो सकते हैं, खासतौर से 2 शताब्दियों में पूरे यूरोप में जिस तरह के नेशनलिस्ट मूवमेंट निकले थे। और सोशल एंड आइडियोलॉजिकल हो सकते हैं। और यह पुस्तक मूलतः सभी प्रकार के जन आंदोलनों को एक साथ एक ग्रुप में क्लब करती है। तो वह उनकी प्रवृत्तियों के हिसाब से एक ग्रुप में क्लब करती है, उनकी उपयोगिता या उनके उद्देश्यों के हिसाब से नहीं। इसलिए आपको इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव सब तरह की बातें दिखाई देंगी। और इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी जन आंदोलन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ जो चीजें कॉमन होती हैं उनकी बात की गई है। तो यह एक बहुत ही ब्रॉड टर्म में लिया गया है। इसलिए बहुत सारी बातें इसमें आपको ऐसी दिखाई देंगी, ऐसी सुनाई देंगी, हो सकता है जिनसे आपको असहमति हो, आपको लगे कि यह हम पर लागू नहीं होता। लेकिन यह एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में सभी तरह के ऐसे आंदोलन जिसमें जनता की बहुत बड़ी संख्या में बहुत उत्साह के साथ भागीदारी होती है, उन सबको जन आंदोलनों के एक ब्रॉड कैटेगरी में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है। 75 वर्ष हो चुके हैं, 74 वर्ष इस पुस्तक के प्रकाशन के। और यह क्यों भारत के लिए, इसमें भारत का मिनिमल जिक्र है, मिनिमल, 1 या 2 जगह। लेकिन यह क्यों हमारे आज की स्थिति के लिए प्रासंगिक है, हमारे कौन कौन से चैलेंजेस इसमें उठाए गए हैं जिस कारण मैंने इस पुस्तक को चुना, इसको मैं आपको स्वयं, हम मुझे इसको पहचानने के लिए मैं आप पर छोड़ दूंगा। और यदि आप स्वयं इसको पहचान सकें तो आप समझ पाएंगे यह पुस्तक मैंने क्यों चुनी और यह इस प्रेजेंटेशन की सफलता होगी। कृपया, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं पूरी पुस्तक में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी अर्ली डेज, जैकोबियंस एंड इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। मैं उन सब की बात नहीं करूंगा, मैं उन उदाहरणों को हटा देता हूं। मैं आप पर छोड़ देता हूं कि उदाहरण चुनने का काम आप स्वयं करें और देखें कि कौन सी बात कहां लागू होती है। मास मूवमेंट के कॉमन फैक्टर्स होते हैं, फैनेटिसिज्म होती है, एक उत्साह होता है, भविष्य का एक होप होता है। उसमें एक कॉमन बात होती है, एक इनटॉलरेंस होता है, एक घृणा की भावना भी होती है। कोई चीज है जिससे आप बहुत प्रताड़ित हैं या बहुत जिसके प्रति आपके मन में तीक्ष्ण तीव्र घृणा है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डीप फेथ होता है, लोगों को बहुत विश्वास होता है कि हम जो करने जा रहे हैं उससे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर आएगा। एक एलेजियंस होता है, एक जुड़ाव की भावना होती है, और सेल्फ सेक्रीफाइस का मादा होता है, आत्मोत्सर्ग की भावना से मास मूवमेंट्स निकलते हैं। तो ये सब कॉमन चीजें होती हैं जो मिलकर एक मास मूवमेंट को बनाती हैं। अब वे कौन से लोग हैं, वे कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो लोगों के परिवर्तन की इच्छा को जागृत करती है? तो उसमें सबसे पहले यह कहते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह फ्रस्ट्रेशन। द फ्रस्ट्रेटेड इन एनी सोसाइटी क्लैमर फॉर चेंज। जो लोग संतुष्ट हैं अपने जीवन से, उनको मास मूवमेंट से कोई खास मतलब नहीं होता। इसको आप दोनों तरह से ले सकते हैं। कौन से लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात होती है पावर। एक जब मास मूवमेंट शुरू होता है तो एक शक्ति की भावना आती है, एक ताकत की भावना आती है, और जिनके हाथ में पावर होती है और जो अपने को पावरफुल महसूस करते हैं, वे मास मूवमेंट को लीड करते हैं। लेकिन सिर्फ यह काफी नहीं, सिर्फ पावर की भावना काफी नहीं होती, उसके साथ फ्यूचर में फेथ होना चाहिए। जिन लोगों को, जिनके हाथ में सत्ता होती है और वे वर्तमान से संतुष्ट होते हैं, वे मास मूवमेंट को मास मूवमेंट नहीं चाहते, वे मास मूवमेंट की ओर आकर्षित नहीं होते। या जिनका मूल उद्देश्य वर्तमान होता है, वे मास मूवमेंट से आकर्षित नहीं होते। मास मूवमेंट से आकर्षित होने के लिए जो चीज सबसे महत्व की होती है कि आपको भविष्य में, वर्तमान की बजाय भविष्य का अधिक विचार होता है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। एक्सपीरियंस इज ए हैंडीकैप। कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, वह मास मूवमेंट की ओर बहुत आकर्षित नहीं होता। जब आपके पास राजनीतिक अनुभव होता है तो आप जानते हैं कि आप जो कुछ सोच रहे हैं कि मैं यह करूंगा तो यह परिणाम मिलेंगे, आपको पता होता है कि हो सकता है आपको वे परिणाम ना मिले, या वे परिणाम क्यों नहीं मिलेंगे, या उनके मिलने में क्या बाधाएं आएंगी, यह आपको आपका अनुभव बताता है। इसलिए अनुभव जो होता है आपको बहुत अधिक चेंज को चेज करने से रोकता है। एक्सपीरियंस जो है वह एक हैंडीकैप है। इसलिए कोई भी मास मूवमेंट शुरू होता है, युवाओं के बीच से शुरू होता है, उन लोगों के बीच से शुरू होता है जिनके जीवन का वह पहला राजनीतिक अनुभव होता है। अक्सर जिन लोगों का लंबा राजनीतिक अनुभव होता है, वे मास मूवमेंट से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। अक्सर वे लोग होते हैं जिनके जीवन का पहला राजनीतिक अनुभव होता है, खास तौर से जो लोग नए लोग इससे जुड़े होते हैं वे। डिजायर फॉर सब्स्टिट्यूट, कौन सी चीजें हैं जो हमें, सिर्फ चेंज चाहते हैं आप, तो आप परिवर्तन चाहते हैं कैसा? तो आप वर्तमान को किसी और चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मास मूवमेंट का अपील और एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का अपील बहुत अलग अलग होता है। मास मूवमेंट की अपील होती है सेल्फ रिनंसिएशन, त्याग, भविष्य की चिंता या भविष्य में विश्वास। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह किया जाता है प्रगति के लिए, विकास के लिए। जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वे सेल्फ एडवांसमेंट, कि मेरा जीवन बेहतर हो, इस भावना से संचालित होता है। तो उसका जो
मूल प्रेरणा है उसकी, वह है इंजॉयमेंट ऑफ प्रेजेंट। आप वर्तमान को एंजॉय करना चाहते हैं। और मास मूवमेंट में आप अपने वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं। जो हमने कहा, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वर्तमान से, वे सबसे अधिक मास मूवमेंट की ओर आकर्षित होते हैं। उनको फ्यूचर अधिक आकर्षक लगता है वर्तमान के मुकाबले। और जो लोग सफल होते हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, या जो लोग प्रगति चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, वे एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अधिक सुटेड होते हैं। तो वे मास मूवमेंट की ओर अधिक आकर्षित नहीं होते। यह एक बात, कुछ कोटेशंस हैं इस पुस्तक में जो बहुत स्ट्राइकिंग हैं, और मैं उनको लेने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं वैसे का वैसा उसे लेने का प्रयास करूंगा। Faith in a holy cause is, to a considerable extent, a substitute for lost faith in ourselves. जिन लोगों का अपने ऊपर विश्वास कम होता है, उनका होली कॉज में विश्वास अधिक होता है। होली कॉज कई तरह के हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, किसी भी आइडियोलॉजिकल हो सकते हैं। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं और आइडियोलॉजिकली फायर्ड होते हैं, वे अक्सर वे लोग होते हैं जिनका अपने ऊपर विश्वास कम होता है। इसको आप किसी भी तरह की, नेशनलिज्म के इस कंटेक्स्ट में भी यह बात कही गई है, यह बात रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी कही गई है। किन रिलीजन्स पे सबसे अधिक लागू होती है, मैं आप पर छोड़ता हूं। किन आइडियोलॉजीज पर यह सबसे अधिक लागू होती है, वह मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन जिन लोगों का अपने ऊपर विश्वास थोड़ा कम होता है, उनका होली कॉज पे विश्वास अधिक होता है। The less justified a man is in claiming excellence for his own self, the more ready is he to claim all excellence for his nation, his religion, his race, or his holy cause, or his ideology. तो यह एक बात है कि जो लोग जुड़ते हैं, वे हमेशा बहुत अधिक विश्वासी और बहुत अधिक आत्मविश्वासी और अपने ऊपर बहुत अधिक विश्वास करने वाले लोग नहीं होते अक्सर। और यह बात एक है, द अ मैन इज लाइकली टू माइंड। मैं कुछ कोटेशंस उठाने से अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये इतनी सुंदर भाषा में लिखे गए हैं। अ मैन इज लाइकली टू माइंड हिज ओन बिजनेस व्हेन इट इज वर्थ माइंडिंग, व्हेन इट इज नॉट, he takes his mind off his own meaningless affairs by minding other people's business. अपना काम अच्छे से नहीं चलता है जिनका, वे दूसरों के काम को कंट्रोल करना चाहते हैं। In running away from ourselves, we either fall on our neighbor's shoulders or fly at his throat. तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के शत्रु भी बहुत होते हैं, और वायलेंस से लेकर अनरेस्ट तक की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। तो या तो हम अपने नेबर्स का भला करने चलते हैं, या अपने नेबर्स के शत्रु हो जाते हैं, अपने पड़ोसियों के शत्रु हो जाते हैं। चैन से रहने वालों के लिए मास मूवमेंट नहीं। यहां पर एक बात आती है कि किस तरह के लोग मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उससे एक बात दिखाई दी है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मास मूवमेंट्स। सारे मास मूवमेंट जो हैं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं और इंटरचेंजेबल होते हैं। यहां पर एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि 1930s का जो जर्मनी था, उसमें जो कम्युनिस्ट थे वे नाजी बने, जो नाजी थे वे कम्युनिस्ट बने, बहुत बड़ी संख्या में। बल्कि जितने लोग नाजी बने, नाजी पार्टी में जुड़े, वे सबके सब थोड़े दिनों पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे और कम्युनिस्ट आंदोलन के भाग थे, और हिटलर उनको अपने साथ लाने में सफल हुआ, फ्यूचर का होप दिखा के। उन्हें दिखाया कि फ्यूचर का होप यहां बेहतर है वहां के मुकाबले। तो वे सारे के सारे उठकर इधर आए। तो एक मास मूवमेंट दूसरे के ऊपर फीड करता है। जब एक बढ़ता है, वो दूसरे से अपने रिक्रूट्स को खींचता है। सोसाइटी में कुछ तरह के लोग होते हैं जो मास मूवमेंट के लिए, में भाग लेने के लिए अधिक तत्पर होते हैं, अधिक उपयुक्त होते हैं, और सारे मूवमेंट्स एक दूसरे से कंपीट करते हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए। और इसलिए एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट में बदल सकता है,
एक सोशल मूवमेंट जो है, पॉलिटिकल मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट में बदल सकता है, एक रिलीजियस मूवमेंट में बदल सकता है। और इसलिए पूरा का पूरा मूवमेंट इंटरचेंजेबल हो सकता है, और उसमें भाग लेने वाले लोग एक मूवमेंट से उठकर या निराश होकर दूसरे मूवमेंट की ओर जाने को तत्पर हो सकते हैं। इमिग्रेशन, जो लोग इमाइग्रेट करते हैं, जो लोग अपने देश छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अक्सर वे लोग होते हैं जो, किस तरह के लोग होते हैं उस पर आते हैं, जो अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होते। तो दो तरह के लोग इमाइग्रेट करते हैं, या तो बहुत अधिक एबिलिटी वाले लोग माइग्रेट करते हैं, या बहुत कम एबिलिटी वाले लोग माइग्रेट करते हैं। कहीं भी किसी भी समाज से या तो इंटेलेक्चुअल्स माइग्रेट करते हैं, नहीं तो लेबरर्स माइग्रेट करते हैं। जिनका धंधा रोजगार ठीक ठाक चल रहा है वे अपनी जगह रहते हैं, और इसलिए सिमिलर टाइप का पॉपुलेशन जो है मास मूवमेंट की ओर आकर्षित होता है, और उससे सिमिलर रिवॉर्ड मिलता है। इस बारे में इनका कहना है, लेखक का, कि आदमी मास मूवमेंट की ओर क्यों आकर्षित होता है। वह अपने व्यक्तित्व से, अपने आप से, अपने जीवन से, अपने जीवन की परिस्थितियों से, अपने सेल्फ से असंतुष्ट होता है, और उसको एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए होती है। कभी कभी अपने जीवन की स्थितियों में बदलाव चाहिए होता है, और कभी अपनी आइडेंटिटी में बदलाव चाहिए। और इमाइग्रेशन ये दोनों ऑफर करता है। जब आप एक देश छोड़ के दूसरे देश जाते हैं, आपको एक नई आइडेंटिटी मिलती है। एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं, आपको एक नई आइडेंटिटी मिलती है। कई बार यह आइडेंटिटी आपको, नई आइडेंटिटी आपको आकर्षित करती है, और आपको अवसर देती है कि आप अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकें। तो सेम टाइप के लोग इमाइग्रेशन की ओर आकर्षित होते हैं, और उनको सेम टाइप के रिवॉर्ड मिलते हैं। इसलिए इमाइग्रेशन में, और इतिहास के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, बहुत कॉमन उदाहरण है कि जो लोग यूरोप से निकलकर ऑस्ट्रेलिया गए या अमेरिका गए, वहां जाकर बहुत सफल हुए। क्यों? सबसे रेस्टलेस लोग थे। जो लोग सेटल्ड थे वे उठकर अमेरिका नहीं गए। जो सबसे रेस्टलेस क्लास था, जो या तो यहां असफल था या फ्रस्ट्रेटेड था और चाहता था कि उसकी स्थिति में सुधार हो, वे अमेरिका गए। इसलिए अमेरिका जब बना तो उसमें इतनी एनर्जी थी, क्योंकि पूरी तरह से इमाइग्रेंट से बना। तो इमाइग्रेंट्स में अधिक एनर्जी होती है, और वे अधिक परिवर्तन चाहते हैं। पोटेंशियल कन्वर्ट्स कौन होते हैं? द इनर्ट मास ऑफ अ नेशन इज इन इट्स मिडिल सेक्शन। जो लोग बीच में होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और वे हिलते डुलते नहीं। Game of the history is usually played by the best and the worst over the heads of the majority in the middle. जो समाज के सबसे स्ट्रांग, सबसे अच्छे लोग होते हैं, या जो सबसे बुरे लोग होते हैं, वे ही मिलकर एक समाज को दिशा देते हैं। अच्छे भी, बुरे भी। आप जब कभी भी किसी भी समाज की बात करते हैं, तो सामान्यतः उतने अच्छे लोग एक समाज में होते नहीं है जितने बुरे लोग होते हैं। तो होता क्या है, जो एक्टिव लोग होते हैं, और सामान्यतः जो बीच का सेक्शन होता है वह एक समाज को डिफाइन नहीं करता। जो किसी समाज का सबसे वर्स्ट फैक्टर होता है, उससे आप उस समाज को डिफाइन करते हैं। मैं किसी भी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट को जब आप डिफाइन करते हैं, या किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी कंट्री के लोगों को आप डिफाइन करते हैं, तो आप वहां के एवरेज लोगों की बात नहीं करते। आप वहां के सबसे लोएस्ट क्लास जो होता है, उससे उस कंट्री को डिफाइन करते हैं। अरे वो देश तो ऐसे लोगों का देश। इसके पीछे सच्चाई भी है। सच्चाई यही है कि वैसे लोग उस देश की दिशा निर्धारित करते हैं। पोटेंशियल कन्वर्ट कौन होते हैं? एक मास मूवमेंट की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित कौन से लोग होते हैं? जो सबसे गरीब होते हैं, जो समाज के मिसफिट होते हैं, जिन्हें अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल रही, जो आउटकास्ट होते हैं, जिन्हें समाज अस्वीकृत करता है, जो एडोलेसेंट होते हैं, 18-20 साल के लड़के, ऑफ कोर्स ये परिवर्तन चाहते हैं जीवन में। माइनॉरिटीज होती हैं, जो बहुत एम्बिशियस होते हैं। सॉरी। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वे पोटेंशियल कन्वर्ट होते हैं। तो जो गरीब होते हैं वो कैसे कैसे लोग होते हैं? हर गरीब व्यक्ति परिवर्तन नहीं खोजता।
तो कौन से लोग खोजते हैं? जो नए गरीब होते हैं। जो लोग हमेशा से पीढ़ियों से गरीब हैं, उनको अपनी गरीबी की आदत पड़ जाती है। जो लोग नए गरीब होते हैं, जिनकी स्थिति में नया नया परिवर्तन हुआ होता है, वे अधिक परेशान होते हैं। जो लोग बहुत गरीब होते हैं, वे बहुत परेशान नहीं होते। उनके लिए अपना जीवन, अपनी रोजी रोटी पूरा करना, यही बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और इसका जो परिणाम मिलता है, वे उसी से बहुत प्रसन्न होते हैं। वे बहुत खुश होते हैं कि यह मेरे जीवन का यह काम हो गया। ठीक है। जो लोग क्रिएटिव पुअर होते हैं, जो पुअर हैं, गरीब हैं, लेकिन वे क्रिएटिव हैं, वे कुछ कर रहे हैं, वे अधिक फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। वे अपने जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट होते हैं। जो यूनिफाइड पुअर है, जो गरीब लोग एक ग्रुप में रहते हैं, परिवार जिनका स्ट्रांग होता है, जिनकी कम्युनिटी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, वे बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। जो आइसोलेटेड पुअर होते हैं, जो गांवों से निकल के शहरों में आते हैं, अपने गांवों में जो रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, वे विद्रोह करने के फेर में नहीं पड़ते। वे मास मूवमेंट के फेर में नहीं पड़ते। जब वे वहां से निकल के शहरों में आते हैं, तो वे वहां पर अपने सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, जहां पर उनको वह सपोर्ट नहीं मिलता जिस सपोर्ट की उनको आदत होती। तो वे जो यूनिफाइड पुअर होते हैं, वे बहुत अधिक विद्रोह नहीं करते। लेकिन जो जो अकेले होते हैं और जो सोशल सपोर्ट से कट जाते हैं, वे प्रोसेलिटाइजिंग के लिए अधिक ससेप्टेबल होते हैं। ऐसे लोगों में कन्वर्सन अधिक होता है। ऐसे लोगों में रिलीजियस कन्वर्जन भी अधिक होता है, क्योंकि उन्हें नई आइडेंटिटी चाहिए होती है। फ्री पुअर, जो स्लेव्स हैं, ये जो देखा गया था कि जो स्लेव्स थे, वो वर्षों से स्लेव्स थे, वे अधिक असंतुष्ट नहीं थे। लेकिन जब उनको फ्रीडम मिली, तो वे अधिक असंतुष्ट हुए। यह देखा गया है कि जो लोग, फ्रीडम पर आता हूं, फ्रीडम पर बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हैं इनके, लेखक के। तो जो लोग, जब आपकी स्थिति में सुधार हो रहा होता है, उस समय आप सबसे अधिक असंतुष्ट हो। किसी भी मास मूवमेंट में जब लोगों के जीवन में सुधार होने लगता है, जब लोग बहुत खराब अवस्था में होते हैं, वे कोई विद्रोह नहीं करते। जैसे जैसे सुधार होना शुरू होता है, उनको और अधिक सुधार की इच्छा होती है। जब आपको बहुत कुछ चाहिए और नहीं मिलता, तो आप उतने परेशान नहीं होते जितने आप तब परेशान होते हैं जब आपको एक चीज चाहिए होती है और वह नहीं मिलता, तो आप उसके लिए अधिक प्रयास करते हैं। इसलिए जो लोग, कांग्रेस ने देश को ऐसे ही रखा था, खाने को नहीं जुटता था, लोग संतुष्ट थे। आज जैसे जैसे मिडिल क्लास बड़ा हो रहा है और लोगों की अवस्था में सुधार हो रहा है, लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। तो यह एक फैक्टर है, देखा गया है कि जब लोग नए नए फ्री होते हैं, तो वे बहुत असंतुष्ट होते हैं। और जो लोग स्लेवरी में रहते हैं, उनको स्लेवरी से बहुत निकलने का मन नहीं करता। स्लेवरी हर किसी के पसंद की बात नहीं होती। दे हु क्लैमर लाउडेस्ट फॉर फ्रीडम आर ऑफ्टन द वंस लीस्ट लाइकली टू बी हैप्पी इन अ फ्री सोसाइटी। आप सबसे ज्यादा जिन्हें फ्रीडम चाहिए होता है, फ्री सोसाइटी में वे लोग सबसे कम खुश होते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है इनका। एक ऑब्जर्वेशन है, इक्वलिटी विदाउट फ्रीडम क्रिएट्स अ मोर स्टेबल सोशल पैटर्न देन फ्रीडम विदाउट इक्वलिटी। अगर आप एक समाज को फ्री छोड़ देंगे, और फ्री छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली असमानता आएगी, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग एबिलिटी। ऐसे समाज में लोगों में असंतोष बढ़ता है। लेकिन लोगों का फ्रीडम छीन लेंगे और उनको इक्वलिटी दे देंगे, तो संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे। क्यों संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे? क्योंकि जब फ्रीडम रियल होती है, वेयर फ्रीडम इज रियल, इक्वलिटी इज द पैशन ऑफ द मासेस। सबको इक्वलिटी चाहिए भाई, सबको फ्रीडम दे दो तो बोलेंगे इक्वलिटी चाहिए। और जब इक्वलिटी रियल होती है, तो कुछ लोगों को फ्रीडम इज द पैशन ऑफ अ स्मॉल माइनॉरिटी। भैया हमको फ्रीडम चाहिए, बहुत कम लोग बोलते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए। इक्वलिटी जब आप दे देते हो, सोशलिज्म ला देते हो, सबको बराबर कर देते हो, सबको सबसे छीन के सबकी हालत बुरी कर देते हो। इंग्लैंड बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। यहाँ किसी को फ्रीडम नहीं चाहिए। मेरा नर्स और डॉक्टर की सैलरी में मामूली अंतर है। मेरे और मेरे इसके चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की सैलरी में मामूली अंतर है, लगभग इक्वलिटी है। तो सब लोग संतुष्ट है। चलो मेरी हालत खराब है तो दूसरे की भी खराब है।
आदमी उसमें बड़ा संतुष्ट रहता है। लेकिन जब आप लोगों को फ्रीडम देते हैं तो लोगों को इक्वलिटी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं के लिए दूसरे को ब्लेम करने में विश्वास करते हैं। किसी को लगता है कि भाई मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तो लोग एनोनिमिटी चाहते हैं। लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम पहचान में आए। लोग ये नहीं, ज्यादातर लोग यह नहीं चाहते हैं कि मेरी एक अलग पहचान बने। क्योंकि आपकी अलग पहचान बनेगी, आपको फ्रीडम दिया जाएगा, तो अपनी इस अवस्था के लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें जो लोग असफल होंगे, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे अपनी गलती से असफल हैं। तो वे फ्रीडम नहीं चाहते, वे चाहते हैं भीड़ में मिल जाए। वे चाहते हैं उनकी आइडेंटिटी जो है वह छुप जाए और उनको सबके बराबर मिल जाए, जिससे कि सबको बराबर मिल जाए, उनके भीतर का असंतोष कम हो जाए। अच्छे और बुरे, सफल और असफल का जो अंतर होता है वह उनको एक साइकिक पेन देता है कि भाई हम असफल इसलिए हैं क्योंकि हम कैपेबल नहीं। मिसफिट्स होते हैं जो, वे बड़े सुटेबल लोग होते हैं इस तरह के आंदोलन के लिए। उसमें कुछ लोग होते हैं टेम्पररी मिसफिट होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वे खुश हो जाते हैं। वेटरन्स, जब आर्मी से जो लोग लौट कर आते हैं सिविलियन लाइफ में, वे थोड़े दिन बड़े असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उनको सिविलियन लाइफ से एडजस्ट करने में समय लगता है। तो वहां पर जब वो फौज में थे, रेजिमेंट को बिलोंग करते थे, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी थी, वो उस कॉमन आइडेंटिटी में बड़े कंफर्टेबल थे। माइग्रेंट्स, जब आप एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो थोड़े समय लगता है आपको एडजस्ट करने में, उस समय आप बड़े असंतुष्ट होते हैं। या एक समाज से, एक गांव से निकल के शहर में आते हैं, आप थोड़े समय बड़े असंतुष्ट होते हैं। धीरे धीरे आप अपनी नई आइडेंटिटी ले लेते हैं और आपको जैसे जैसे कुछ ना कुछ मिलने लगता है, कुछ सक्सेस मिलने लगता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग परमानेंटली मिसफिट होते हैं, जिनमें कम एबिलिटी होती है, वे लोग परमानेंटली मिसफिट होते हैं। उनको हमेशा लगता है कि उनके पास अपनी असफलता से बाहर निकलने के कोई रास्ते नहीं होते। तो वे परमानेंटली मिसफिट होते हैं और वे हमेशा असंतुष्ट होते हैं। तो जो टेम्पररी मिसफिट होते हैं, वे असंतोष से शुरू करते हैं, वे मास मूवमेंट ज्वाइन करते हैं, वे मास मूवमेंट एक गोल के साथ ज्वाइन करते हैं, और जैसे जैसे उनको उनका गोल मिलता जाता है, वे चाहते हैं अब स्थिति ठीक हो गई, अब मास मूवमेंट रोक दो और अपने काम धंधे में लग जाओ। और मोस्ट इनक्यूरेबली मिसफिट होते हैं वे लोग जिनके क्रिएटिव एम्बिशंस होते हैं, लेखक, कलाकार, जिनके क्रिएटिव एम्बिशंस होते हैं और उनको कोई पूछता नहीं, जो फेल्ड होते हैं। उनके एम्बिशंस होते हैं क्रिएटिव होने के। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि एक अच्छा उदाहरण है कि हिटलर पेंटर था, और इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं लेखक ने कि कोई पेंटर था, कोई म्यूजिशियन था, कोई राइटर था, और एज अ पेंटर, एज अ म्यूजिशियन, एज अ राइटर, दे वे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल। लेकिन उसके बाद उसको छोड़कर जब वे मास मूवमेंट में लगे तो अपनी पूरी क्रिएटिविटी उन्होंने यहां लगाई। उन्हें लगा हाँ यह वह जगह है जहां पर मुझे वह पहचान मिल सकती है जो मुझे मिलनी चाहिए। जो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, इनऑर्डिनेटली सेल्फिश, वे प्रोन टू फ्रस्ट्रेशन होते हैं। क्यों? उनको सबसे अधिक डिसअपॉइंटमेंट होती है, सबसे अधिक निराश होते हैं, क्योंकि जितना अधिक सेल्फिश होते हैं उतने निराश होते हैं और उतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और ये वे लोग हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैंपियन होते हैं सेल्फलेसनेस के। त्याग की सबसे अधिक बातें वे करते हैं जो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं और उन्हें वह नहीं मिलता जिसकी उन्हें अपेक्षा थी जीवन से। यह लोग समाज में त्याग का सबसे अधिक झंडा उठाते हैं और यह लोग मास मूवमेंट को लीड करते हैं। इन्हें लगता है कि यहां उन्हें वह मिलेगा जो उन्हें अपने जीवन के नॉर्मल एफर्ट्स में नहीं मिल सका, या कम से कम उन्हें नहीं मिलेगा तो दूसरों को जो मिल रहा है उस पर वे नियंत्रण कर सके। तो ये लोग मास मूवमेंट के बहुत अच्छे एडहेरेंट्स होते हैं। मास मूवमेंट के लिए आपको चाहिए होता है यूनाइटेड एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक कलेक्टिव होल से, अपने नेशन से, अपने रिलीजन से, अपने किसी भी एक आइडेंटिटी से, बिगर आइडेंटिटी में जुट जाए।
क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि सबसे अधिक वे लोग होते हैं जो अपने निजी पहचान से असंतुष्ट होते हैं, वे अपने से एक बड़ी पहचान चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप पूछेंगे कि आप कौन हैं, वे कभी नहीं बताएंगे मैं कौन, वे बताएंगे अपनी ग्रुप आइडेंटिटी। तो जो लोग अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी, अपनी ग्रुप आइडेंटिटी, अपना रिलीजन बताएंगे, अपना कंट्री बताएंगे, अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा प्रोफेशन क्या है, या मेरी पहचान क्या है, या मेरा व्यक्तित्व क्या है, नहीं बताएंगे। उनकी पहचान जो होती है एक कलेक्टिव होल से होती है। तो ऐसे लोग यूनाइटेड एक्शन के लिए, यूनाइटेड एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस एक साथ चलता है। आप मिलकर काम करते हैं और आप अपने आप का उत्सर्ग करते हैं। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, सुनने से ऐसा लगता है कि मास मूवमेंट एक नेगेटिव चीज है। जी नहीं, मास मूवमेंट से दुनिया में बहुत कुछ अचीव होता है। जो कुछ भी अचीव होता है मास मूवमेंट से अचीव होता है। लेकिन जो लोग उसमें जुड़ते हैं वे लोग अक्सर ऐसे नहीं होते कि वे, उनमें व्यक्तिगत गुण जो होते हैं वे सबसे अधिक, ऐसा नहीं है कि सबसे सफल लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग मिलकर, उनको आप अगर सही लीडरशिप मिले तो ऐसे लोगों को लेकर आप वहां जा सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, कोई भी लीडर करना चाहे तो उनमें क्या दिखता है कि उनको विश्वास दिलाया जाता है कि उनका जो गोल है वह बहुत, उनका एक मेक बिलीव वर्ल्ड होता है। यूनाइटेड एक्शन दिखा दिलाने के लिए और सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए एक मेक बिलीव वर्ल्ड होता है। सबसे अच्छा उदाहरण आर्मी है। आर्मी के भीतर ग्लोरी का एक बहादुरी का, गौरव का की जो एक कहानी बुनी जाती है, इसमें आप विश्वास करते हैं तो आप आर्मी में अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो उसका तो यूनाइटेड एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस का सबसे अच्छा मॉडल आर्मी है। डिप्रिकेशन ऑफ प्रेजेंट, आपको अपना प्रेजेंट अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोग, और डिस्टेंट पास्ट का ग्लोरिफिकेशन यह दिखाई देता है। तो कोई भी मास मूवमेंट जब शुरू होता है तो वह बोलता है 5,000 साल पहले हम ऐसे थे, 2,000 साल पहले हम ऐसे थे, मदीने में ऐसा था वैसा था, कुछ भी एक पास्ट में, उनका बेस्ट डेज जो होता है पास्ट में होता है। और प्रेजेंट को लेकर उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इस धरती पे कुछ नहीं रखा, मर जाओ, फट जाओ, कट जाओ। और फ्यूचर जो है वह पास्ट का रिफ्लेक्शन होता है। पास्ट बहुत अच्छा था और फ्यूचर को हमें कैसा बनाना है, वैसा बनाना है जैसा हमारा पास्ट था। तो ऐसे लोगों को यूनाइटेड एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत अधिक प्रेरित करता है। यूनिफाइंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया, एम्बिशियस लोग। जो लोग एम्बिशियस होते हैं और जो लोग कैपेबल होते हैं वे भी मास मूवमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें एम्बिशन, उनके एम्बिशन पूरा करने का अवसर होता है, तो वे भी मास मूवमेंट के लिए बहुत पके हुए लोग होते हैं, तैयार होते हैं। यूनिफाइंग एजेंट्स होते हैं, सबसे बड़ा यूनिफाइंग एजेंट है हेट्रेड। आपके पास एक एनिमी होना चाहिए और आपको उससे घृणा होनी चाहिए। तो हिटलर के बारे में एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, इसी पुस्तक में कोट किया गया है कि जब हिटलर ने कहा कि क्या ज्यूज को खत्म कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। हिटलर ने कहा नाजी मूवमेंट ज्यूज के बिना चल ही नहीं सकता था, अगर दुनिया में ज्यू नहीं होते तो हमें ज्यू इन्वेंट करना पड़ता। तो कोई भी मास मूवमेंट तब सफल होता है जब वो अपनी पूरी एनर्जी एक कॉमन एनिमी के विरुद्ध, घृणा के में लगाता है। तो अपने सारे, अगर उसके मल्टीपल एनिमीज होते हैं तो वो अपने सारे एनिमीज को एक ग्रुप में क्लब करता है और उस पर फोकस करता है। तो उससे उसको प्रेरणा मिलती है। अगर आपके 5 एनिमी है, 7 एनिमी है, 8 एनिमी है, आप सबसे अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हो, यह चीज मास मूवमेंट को के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। मास मूवमेंट के लिए, जन आंदोलन के लिए जरूरी है कि जो नेता हो वह एक कॉमन एनिमी की पहचान करे, और अगर एक से ज्यादा एनिमी हो तो उनको एक ग्रुप में एक साथ क्लब करके काफिले डिक्लेयर करे। इमिटेशन एंड यूनिफॉर्मिटी, फौज में जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो एक दूसरे की नकल करते हैं, तो कोई भी एक मास मूवमेंट होता है, सारे लोग एक जैसा बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। यह चीज लोगों को यूनाइट करती है। बहुत छोटा से छोटा एक्शन, साथ मिलकर आप मार्च निकालते हो, क्यों निकालते हो, एक साथ आप चलते हो, यह चीज आपको यूनाइट करती है। कोई, आप कुछ अचीव नहीं करते, लेकिन आप एक, लोगों में एक यूनिटी होती है कि चलो दिल्ली चलो, वहां चलो,
जंतर मंतर पे चलो, 1 लाख लोग जुटे, 5 लाख लोग जुटे, तो आप क्या चाहते हो? आप एक बड़े ग्रुप का पार्ट बनते हो, मास मूवमेंट बनता है। तो सिर्फ यह एक्शन अपने आप में लोगों को यूनाइट करता है। और मैं तो कहता हूं भारत अभी एक ऐसे मास मूवमेंट से गुजर रहा है कि करोड़ों लोग कुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं। यह एक मास मूवमेंट है, एक का दूसरे से लेना देना नहीं है, लेकिन स्थिति से स्थिति के बीच में सारे लोग एक साथ जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं। यह एक मास मूवमेंट, यह एक यूनिफाइंग एजेंट। तो हमें मास मूवमेंट के एलिमेंट्स को अपने डे टू डे लाइफ में पहचानने की आवश्यकता है। परसुएशन एंड कोअर्सन, यहां पर मैं थोड़ा समय दूंगा। मास मूवमेंट जो होता है प्रचार पर आधारित होता है, प्रोपेगेंडा पर आधारित होता है। नाजी मूवमेंट सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन अकेला प्रोपेगेंडा पर आधारित नहीं हो सकता। अकेला प्रोपेगेंडा बेचारा बड़ा कमजोर टूल है, बहुत कमजोर टूल है। कोअर्सन जो है उसके पीछे ताकत होती है कि हम जो समझा रहे हैं मान जाओ बेटा, नहीं तो हम दूसरे रास्ते भी जानते हैं। और हाँ, तुमने मेरी बात मान ली, आज मान ली, और कल को तुम नाराज हो गए या कल को तुम असहमत हो गए, तो फिर हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। यह जो रास्ता है कि भाई एक तरफ आप बताएं कि बेटा मेरी बात मान जाओ, और नहीं मानोगे तो हमारे हाथ में डंडा दो, यह दोनों एक साथ होता है तो कई गुना अधिक इफेक्टिव हो जाता है। आप सिर्फ ताकत लगाते हैं, सिर्फ कोअर्सन लगाते हैं, सिर्फ भय दिखाते हैं, तो यह काम उतना नहीं करता जितना यह परसुएशन के साथ काम करता है। जितना आप प्रचार भी करते हैं और डर भी दिखाते हैं। और अगर आप सिर्फ प्रचार करते हैं, डर नहीं दिखाते हैं, तो जिसको मानना है मानेगा और जिसको नहीं मानना है नहीं मानेगा। तो जो मास मूवमेंट होता है, अगर उसके पीछे ताकत होती है, उसके पीछे अगर फियर होता है, और जितने मास मूवमेंट, स्पेशली रिलीजियस मास मूवमेंट्स जितने फैले हैं, वे इसी सिद्धांत से फैले हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा सिद्धांत है, हमारे पास मुक्ति का मार्ग है, हमारी बात मानोगे जन्नत मिलेगी, और नहीं मानोगे तो उसका भी उपाय हमें मालूम है। तो परसुएशन एंड कोअर्सन कितने अच्छे से काम करता है जब यह एक साथ काम करता है। मैं आपको उदाहरण समझने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूं। प्रोसेलिटाइजिंग इंपल्स। तो प्रोसेलिटाइजिंग इंपल्स जो होता है कि हम दूसरे को भी कन्वर्ट करें, यह सबको जोड़ता है। हम आप सब मिलकर लोगों को एक चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम उतने ही कन्विंस्ड हों, बल्कि हम जितने कम कन्विंस्ड होंगे, यह देखा गया है कि मेरे सिद्धांत में जितने छेद होंगे, जितनी कमजोरियां होंगी, लॉजिकली जितने फ्लॉ होंगे, मेरा विश्वास उतना दृढ़ होता जाएगा। क्योंकि सिर्फ दृढ़ विश्वास ही मुझे अपने सिद्धांतों के साथ रोक के रख सकता है। तो लोगों का जिस जिस में जिस आइडियोलॉजी में सबसे अधिक फ्लॉ होता है, उसका प्रोसेलिटाइजिंग इंपल्स उतना स्ट्रांग होता है। आप उससे सवाल करो कि भाई ऐसा कहां बताया, तुम्हें किसने बताया कि 72 हुरें मिलेंगी? आप लॉजिक करो, देते रहो, नहीं चाहिए उसको लॉजिक। आप जितना अधिक लॉजिक दोगे उसके विरुद्ध, जितना अधिक आप उसके सिद्धांत में आप उसको कमजोरी दिखाओगे, उतना अधिक उसका विश्वास दृढ़ होता जाएगा। जितना अधिक आप एक कम्युनिस्ट को बताओगे कि कम्युनिज्म काम नहीं करता, कम्युनिज्म लाने से गरीबी आती है, उतना अधिक उसका विश्वास दृढ़ होता जाता है कि उसे कम्युनिज्म का ही प्रचार करना है। एक्शन, सिर्फ सोचने वाले लोगों में एकता नहीं होती। एक्शन में जब आप उतरते हैं, जो लोग मैन ऑफ एक्शन होते हैं, जैसे आर्मी हुई, तो ज्यादा, या आर्मी हुई, हड़ताल हुई, कहीं भी एक्शन होता है, कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उनमें बड़ी एकता होती है, तो वे मास मूवमेंट की तरह काम करते हैं जब तक वे एक्टिव रहते हैं। इसलिए मास मूवमेंट का लीडर अपने लोगों को एक्टिव रखता है, बैठने नहीं देता। एक दूसरे के प्रति सस्पिशन, मास मूवमेंट में एक दूसरे के प्रति सस्पिशन उतर कर आता है कि एक दूसरे पर शक करो। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, दिखाने के लिए कि मैं शक से परे हूं, वह और अधिक दृढ़ हो जाता है और अधिक अपने ग्रुप से आइडेंटिफाई करने लगता है। यहां तक कि कम्युनिस्ट मूवमेंट में, चाइना में स्पेशली जब ये हो रहा था, जिसको कहते हैं वे कल्चरल रिवॉल्यूशन, 15 साल, 20 साल, 16 साल के लड़के, वे अपने पेरेंट्स को बेट्रे कर देते थे कि मेरा फादर जो है रिएक्शनरी है,
और उनके अगेंस्ट एक्शन लेकर लेकर चले आते थे, बल्कि अपने अपने परिवार वालों को आप जितना अधिक, अपने जितने करीबी को सेक्रीफाइस करते हो, उतना अधिक आपका क्रेडेंशियल्स जो है स्ट्रांग होता है। ये वो वाली बात है कि भाई किसकी है, जो अपने बेटे का सर काट दिया, काटने को तैयार हो गया था, जिस पर बकरीद मनाई जाती है। तो जितना आप अपने सबसे करीबी को, जिसको आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हो, इससे पता चलता है कि आपका विश्वास सबसे अधिक दृढ़ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लीडरशिप। बिना लीडरशिप के कोई मूवमेंट सफल नहीं हो सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि लीडर ही मूवमेंट स्टार्ट करता है। मूवमेंट स्टार्ट करने के मल्टीपल लोग कहते हैं कि क्या इसने ही स्टार्ट किया, हमारे बिना हो जाता क्या, उसके बिना हो जाता क्या, सब सही है। बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनके कारण एक मास मूवमेंट के शुरू करने का के अवसर बनते हैं, लेकिन जब वे अवसर बन जाते हैं तब उसको एक लीडर की जरूरत होती है। बिना लीडर का कोई मास मूवमेंट काम नहीं करता। और लीडर में आप जरूरी नहीं है कि लीडर बहुत समझदार हो, लीडर बहुत अधिक उसके पास बुद्धिमानी हो, बुद्धिमत्ता हो, लोगों को कंट्रोल करने का या लोगों को सही दिशा दिखाने की बुद्धिमत्ता हो, वो आवश्यक नहीं है। सबसे आवश्यक है कि उसमें वो हिम्मत दिखाए, उसमें आयरन विल दिखाई दे लोगों, उसमें होली कॉज के लिए एक फैनेटिकल फेथ हो और लोगों को भरोसा हो उसमें। जरूरी नहीं है कि उसमें वो क्षमता हो कि वह जो कह रहा है उसे डिलीवर कर देगा, लेकिन वह विश्वास दिला सके लोगों को कि उसमें वह क्षमता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि उसके पास एक कैपेबल लेफ्टिनेंट्स, उसके सहायक हो, बहुत लॉयल ग्रुप हो कैपेबल लोगों का, और वो उसके प्रति लॉयल हो। जरूरी नहीं है कि एक मास मूवमेंट का लीडर पूरे देश के लोगों का विश्वास जीते, लेकिन वह अपने लेफ्टिनेंट्स का, अपने सहायकों का विश्वास जीते, यह अधिक आवश्यक। यहां पर यह आखिरी भाग है जिस पर मैं आता हूं, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ मास मूवमेंट। तो बिगिनिंग ऑफ मास मूवमेंट जो होता है वह तीन तरह के लोगों से होता है: मैन ऑफ वर्ड्स, फैनेटिक एक्टिविस्ट एंड प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन। तो मैन ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, फैनेटिक एक्टिविस्ट जो होते हैं वह मूवमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं, और जो प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन होता है वो मास मूवमेंट को प्रैक्टिकल धरातल पर उसका उसका क्या परिणाम होना चाहिए वहां लेकर आता है। यह सबसे महत्व की बात है। तो जो मैन ऑफ वर्ड्स होते हैं, हमने अभी तक जो बात की फैनेटिक एक्टिविस्ट की बात की कि कौन से लोग मास मूवमेंट ज्वाइन करते हैं, लेकिन मास मूवमेंट को शुरू करता है वो होता है मैन ऑफ वर्ड्स, यानी समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति। तो इनका काम होता है जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको डिस्क्रेडिट करो, उसके बिना मास मूवमेंट शुरू नहीं हो सकता। तो वे समाज में जितने लोगों का असंतोष है, जितने लोगों की शिकायतें हैं, उनको वे आर्टिकुलेट करते हैं, और उनकी समाज में एक स्वीकार्यता होती है जिसके कारण लोग उनकी बात सुनते हैं। पर उनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है, कॉमन चीज होती है कि वे सब प्रचार रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं। उनको आप पहचानो, उनको आप एक्नॉलेज करो, उनको कहो, उनको सम्मान दो, और उनको सम्मान देकर उनकी लॉयल्टी खरीदी जा सकती है। कोई भी जो उनको सम्मान देगा वे उसके साथ चले जाते हैं। यह किसी भी मास मूवमेंट के बारे में यह चीज बहुत महत्व की होती है। मैं आपको उदाहरण देखने को छोड़ दूंगा। वैनिटी मेड द रिवॉल्यूशन, लिबर्टी वाज ओनली अ प्रीटेक्स्ट। नेपोलियन ने कहा था कि घम कि वैनिटी से बना था रिवॉल्यूशन, लिबर्टी का सिर्फ बहाना था। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में नेपोलियन ने कहा था। तो एरिक हॉफर ने कहा है कि अगर किसी ने कार्ल मार्क्स को एक ढंग की नौकरी दे दी होती, थोड़ा सम्मान दे दिया होता, तो कोई कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं होता और कोई मार्क्सिज्म नहीं पैदा होता। मार्क्स को सम्मान नहीं मिला, मार्क्स को जीवन में रिकॉग्निशन जो चाहिए था, जो वह सोचता था कि डिजर्व करता है, वह नहीं मिला, तो उसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। अगर उसको एक नौकरी मिल जाती, ढंग का कोई काम दे देता या कोई पैसे दे देता, थोड़ा सम्मान दे देता, कुछ नहीं होता। भारत के बारे में वे कहते हैं, यहीं पर एक जगह भारत का जिक्र आया है कि भारत का जो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ वह बेसिकली एक व्यक्ति के अपमान से शुरू हुआ। साउथ दक्षिण अफ्रीका में एक लॉयर को वह सम्मान नहीं मिला जो वहां के गोरों को मिलता था, तो उसने आंदोलन छेड़ दिया। तो अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी गलती की भारत के मामले में वह यह की
कि उन्होंने भारत के जितनी मेहनत उन्होंने राजे रजवाड़ों नवाबों को भाव देने में, उनका सम्मान करने में, उनको मिला के रखने में की, उसका 10वां हिस्सा भी उन्होंने यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को सम्मान देने में किया होता, तो शायद आज भी भारत पे अंग्रेज शासन कर रहे होते। लेकिन अंग्रेज अपनी सुपीरियोरिटी के विचार से इतने ग्रस्त थे कि उन्हें कोई भारतीय कभी सम्मान देने लायक लगा ही नहीं। तो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। तो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जो है उनसे फ्री होकर उन्होंने पूरे देश को लेखक, आप देखें कितना बड़ा वर्ग निकला था, कितने लेखक और ये निकले, कवि निकले उस 70-80 वर्षों में, जब भारत में मास मूवमेंट शुरू हुआ। वो कहाँ चले गए सारे के सारे? आज सारे के सारे चुपचाप उन सब जितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वे हार्वर्ड जाके बैठ रहे हैं, उनको वामपंथ ने रिक्रूट कर लिया है, वे उसके लिए लॉयल हो गए हैं। तो ये वे लोग हैं कि यदि इन्हें आनंद राज अध्यक्ष जी यह बात हमेशा बोलते हैं कि यदि इन्हें आप बृहस्पति नहीं मानोगे तो ये शुक्राचार्य बन जाएंगे, इनको रिकॉग्निशन चाहिए। एग्जैक्टली exactly. जी सर, आप हैं, धन्यवाद। तो ये शुक्राचार्य बन जाएंगे ये लोग, ये लोग रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं। और इनकी, और आप पहचान लें, आप देख लें आज के दिन में भारत जिस दिशा से गुजर रहा है उसमें आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी सिर्फ यही शिकायत है कि हमारी नहीं सुनी गई। अच्छा, जब शुरू होता है मूवमेंट ना, मास मूवमेंट शुरू होता है तो क्योस मचता है, भगदड़ मचती है, सब कुछ तितर बितर हो जाता है। उसमें जो फैनेटिक एक्टिविस्ट है वो मजे लेता है, उसको मजा आता है, वो अपने एलिमेंट में होता है। और यह वह समय होता है, वह मास मूवमेंट को टेक ओवर कर लेता है। और जो मेन ऑफ वर्ड्स ने जिन्होंने यह मास मूवमेंट खड़ा किया है उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। या वे नहीं चाहते थे, वे सिंपली चाहते थे कि भाई स्थितियां सुधर जाएं, कुछ सुधार हो जाए, थोड़ा सा उन्हें भी सम्मान मिल जाए। लेकिन जब स्थिति बिगड़ती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। और ऐसे में फैनेटिक एक्टिविस्ट जो है वह मजा लेता है। समस्या क्या होती है कि जब वो मजा लेना शुरू करता है तो उसको इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि वो बैठ नहीं सकता। उसको आप यह बता नहीं सकते कि भाई मूवमेंट का गोल अचीव हो गया या मूवमेंट का कोई गोल भी है। उसका अपना गोल जो है वह अव्यवस्था, क्योस ही उसका गोल होता है। उसको हेट्रेड की आदत हो जाती है कि वो अपने एनिमी से हेट्रेड करेगा। इसकी जैसी आदत हो जाती है कि अगर उसको बाहर का एनिमी नहीं मिलेगा तो वो आपस में एक दूसरे से हेट करेगा। यह बिहेवियर आपको दिखाई देगा भारतीय समाज में। कहाँ दिखाई देगा, मैं आगे की इसके बाद की चर्चा के लिए इसको छोड़ता हूँ। और यहाँ पर प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन आता है। प्रैक्टिकल में मैन ऑफ एक्शन जो होता है, या जो वह क्या करता है कि मूवमेंट को सुसाइड करने से रोकता है। क्लासिक एग्जांपल है मूवमेंट के सुसाइड करने का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद लोगों को इतना मजा आने लगा कि कई साल तक, 3 साल तक हर रोज सैकड़ों लोगों का सर कटता था, लाखों लोगों का सर काटा गया। लोगों को सर कटने में ही मजा आने लगा, रॉबस्पियर तक का सर कट गया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस रास्ते चला गया, और एक मूवमेंट उस रास्ते न जाए, इसके लिए जरूरी है कि एक प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन हो जिसको पता हो कि इस मूवमेंट से क्या अचीव हो सकता है, और वह अपनी दिशा बदले, मूवमेंट को कंट्रोल करे और मूवमेंट को उसके से जो प्रैक्टिकल गोल्स हैं उन पर फोकस करें। लेकिन उसका मतलब होता है जब वह प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन आता है, इसका मतलब है कि जो मूवमेंट का डायनामिक फेज था वह धीरे धीरे वह खत्म हो रहा है। यहां पर आपको भारत के कंटेक्स्ट में देखना होगा कि कौन प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन है, और आपको कब वो लगता था वह व्यक्ति कि वह व्यक्ति जो है वह तलवार लेके निकलेगा और दुश्मनों के सर काट देगा। लेकिन उसने, अब आपकी शिकायत होती है, अगर आप फैनेटिक एक्टिविस्ट हैं तो आपकी शिकायत होती है कि वह तो सबका साथ सबका विकास करने लगा, वह तो तलवार लेके निकला ही नहीं। तो यहां जो समस्या होती है कि आप मूवमेंट को कहां तक ले जा सकते हो, और आप कितना कष्ट उठाने के लिए या कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार हो। तो जो फैनेटिक आदमी है वो कोई भी प्राइस पे करने को तैयार है, उसके लिए यही सुख है। लेकिन आप भूल जाते हो कि एक पूरा देश है जो कि मास मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है, जो चुप रहता है।
जिसको स्टेबिलिटी चाहिए, जो अपने जीवन से संतुष्ट है, और उसको ऐसी स्थितियां चाहिए जिनमें वह प्रगति कर सके। तो जो प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन होता है वह क्या करता है, वह पास्ट, सॉरी, किन्हीं का स्क्रीन पर कोई मार्किंग कर रहे हैं जी। तो प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन क्या करता है, वह कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, पास्ट से भी बोरो करता है, और वह सिस्टम की कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कुछ भी अचीव करने के लिए सिस्टम चाहिए। यहाँ भारत बड़े इंटरेस्टिंग जगह, यहाँ मैं खुद कहना चाहूंगा, भारत बड़े इंटरेस्टिंग जगह पर है कि हम मास मूवमेंट के उस फेज में हैं जब मास मूवमेंट में एक प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन भी है, और मूवमेंट चल भी रहा है, मूवमेंट जिंदा भी है, क्योंकि हमने मल्टीपल लीडरशिप डेवलप की है। कि किसी का काम भाई तलवार लेके निकलना है, कोई जो है जो लोगों की भावनाओं को जगाए हुए है, लोगों को यूनाइट किए हुए है, और कोई है जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन है, जो ग्राउंड पर वह दे रहा है लोगों को जो अधिकतर लोगों को चाहिए, जो डेवलपमेंट चाहिए वह दे रहा है। तो यह जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीडरशिप है, यह भारत का एक यूनिक स्टेज है, जहां पर मूवमेंट का एक्टिव फेज भी जीवित है, कि आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः जागृत किया जा सके, पर साथ ही कंसोलिडेशन फेज भी जीवित है। हम कंसोलिडेशन फेज में भी एंटर कर गए हैं। इसमें अत्यधिक एक्टिविज्म जो है वह हमारे कंसोलिडेशन फेज का नुकसान कर सकता है। सबसे ट्रैजिक फिगर मास मूवमेंट का कौन होता है, वह होता है वह बुद्धिजीवी who lives long enough to see the revolution succeed। वह सबसे ट्रैजिक फिगर होता है। आपने तो चाहा था, आपने कहा स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, एंड तरह तरह की स्वतंत्रता की आपने बात की, लोगों का को जगाया, मास मूवमेंट को खड़ा किया, आपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर के विरुद्ध खड़ा किया, लेकिन सबको स्वतंत्रता चाहिए ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपके हाथ से मास मूवमेंट निकल जाता है और फैनेटिक्स के हाथ में चला जाता है, अगर आप तब तक जीवित हैं तो फैनेटिक जो है वह आपको बाधा के रूप में देखने लगता है। तो आप या तो चुपचाप किनारे बैठ जाइए, या आप मुंह खोलेंगे तो यू मे एंड अप इन फ्रंट ऑफ फायरिंग स्पॉट। या एक कम्युनिस्ट चाइना में 100 फ्लावर कैंपेन चला, जब माओ ने कहा लेट द 100 फ्लावर्स ब्लूम, हर कोई अपनी अपनी विचार रखे कि हाउ कैन वी मेक दिस मूवमेंट बेटर, और बुद्धिजीवियों को कहा कि आइए और हमें क्रिटिसाइज कीजिए। बुद्धिजीवियों ने इसको सीरियसली ले लिया और लगे माओ को क्रिटिसाइज करने। उसके बाद माओ ने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से लोग हैं जो मेरे खिलाफ मुंह खोलेंगे, और 1 लाख ऐसे लोगों को मरवा दिया जो उसके समर्थक थे, और जिन्होंने मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद माओ को क्रिटिसाइज किया था। ऐसे 1 लाख लोगों को मरवा दिया था। ऐसे में एकमात्र रास्ता क्या बचता है बुद्धिजीवी के पास, कि वह प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करे और उसके साथ साइड अप करे। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि फैनेटिक्स के हाथ में जाएगा तो फैनेटिक्स को एक्चुअली आजादी नहीं चाहिए, फैनेटिक्स को कंटिन्यूअस क्योस चाहिए, उनको एक ग्रुप एक्टिविटी चाहिए, उनको वो स्टिमुलेशन चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, और हम एक एक बड़े ग्रुप के पार्ट हैं, वी आर पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप। यह सेटिस्फैक्शन उनका उनके किसी भी दूसरे गोल से बड़ा है। तो फैनेटिक्स के हाथ में जब मूवमेंट जाने लगता है, बहुत अधिक समय तक उनके हाथ में, फैनेटिक्स के हाथ में रहता है, तो वह मूवमेंट नष्ट हो जाता है और उससे कुछ भी पॉजिटिव निकल के नहीं आता। और इसलिए जो बुद्धिजीवी जो इस मूवमेंट की शुरुआत में उसके साथ थे और जिन्होंने उसको शुरू में हवा दी, उसको प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करके उसके साथ खड़ा होना होता है, न कि तलवार भांजने वालों के साथ। और यह बहुत महत्व की बात है कि एक मूवमेंट के एक्टिव फेज को कब कंट्रोल करना है या कब समाप्त करना है, यह समझना बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिकल मैन ऑफ एक्शन का काम है। इस समझ के बिना एक मूवमेंट जो है सिर्फ डिसरप्टिव होकर रह जाता है, क्योंकि उसके एक्टिव फेज में किसी की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, उसके एक्टिव फेज में आपको अपना दिमाग लगाने की स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन यह ह्यूमैनिटी का, सोसाइटी का एक
प्रोडक्टिव स्टेट नहीं है। सोसाइटी के प्रोडक्टिव स्टेट में आपको लोगों को फ्रीडम देना होगा। लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए सोसाइटी के एक्टिव फेज में। लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए सोसाइटी के प्रोडक्टिव फेज। लेकिन जिस समय मास मूवमेंट का एक्टिव फेज चल रहा है, उस समय लोग अपनी फ्रीडम आपको सरेंडर करनी है, या तो आप कर देते हैं स्वेच्छा से या करनी पड़ती है। तो यह फेज बहुत अधिक लंबा चलता है। तो उसमें क्या होता है कि सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यह पुस्तक लिखी गई है 1950 में। इसके पहले कि इस्लामोफोबिया शब्द का आविष्कार हुआ था, उसके पहले यह पुस्तक लिखी गई। तो इसमें लेखक ने लिखने का साहस किया है कि यदि किसी मूवमेंट का एक्टिव फेज अगर हमेशा चलता रहता है, तो वह इस्लाम हो जाता है। वहां किसी को सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती, और वहां से कुछ भी प्रोडक्टिव निकल के नहीं आ सकता। लेखक ने यह लिखने की हिम्मत की है, क्योंकि यह पुस्तक इस्लामोफोबिया शब्द के आविष्कार से पहले लिखी गई थी। तो एक आंदोलन के एक्टिव फेज को कंट्रोल करने, कंटेन करने या समाप्त करने जैसी भी आवश्यकता हो, जैसा भी नीड हो, डिमांड हो, उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए एक मास मूवमेंट को यह समझना चाहिए कि कब उसका एक्टिव फेज है और कब उसका कंसोलिडेशन का फेज है, और लीडर को उसके हिसाब से अपना स्टैंड बदलना पड़ता है। सॉरी, लगभग पूरा 1 घंटा लग ही गया। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया, मतलब मेरे लिए भी इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, तो बहुत अच्छा लगा। आ, सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। मैं यहाँ पर अब रिकॉर्डिंग रोक कर फ्लोर ओपन कर रहा हूँ, तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे उन सभी का धन्यवाद।